हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों आज पढ़ेंगे हम क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नए राजा और राज्य के बारे में। तो इस दौरान दोस्तों नए-नए जो राजा थे, जो नए-नए शासक थे, वो उभर के सामने आने लगे। 7th सेंचुरी के दौरान नए शासक का इमर्ज ज़्यादा होने लगा और जो जो पुराने शासक थे, वो धीरे-धीरे दोस्तों डिक्लाइन होने लगे, उनके पावर कम होने लगे, तो नए राजा उभर के सामने आने लगे। By the 7th century, there were big landlords or warrior chief in different region of the subcontinent. तो 7th सेंचुरी के दौरान यहाँ पे क्या होता था, बड़े-बड़े जो जमींदार थे वो होते थे दोस्तों, जो वारियर थे, जो योद्धा थे और जो कबीले के जो सरदार थे, वो अलग-अलग रीजन में रहते थे। और जो पुराने जो एग्जिस्टिंग जो राजा थे, वो अपने आप को सबोर्डिनेट स्वीकार करने लगे, समंताज के रूप में अपने आप को स्वीकार करने लगे, क्योंकि इनका जो पावर था वो कम हो गया था और जो नए राजा थे, वो पावरफुल थे। तो ये अपने आप को सबोर्डिनेट और समानता के रूप में अपने आप को स्वीकार करते थे। समानता दोस्तों क्या होता है? समानताज वो राजा के अंडर काम करते थे। जो समानता थे, वो राजा के अकॉर्डिंग काम करते थे और उनके युद्ध में वो उनको सहायता के सहायता देते थे और उनके राजा की तरफ से वो युद्ध करते थे। और इनका मेन काम क्या था समानता का? जैसे रेवेन्यू कलेक्शन करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना दोस्तों। तो ये समानता का काम करता था और जब राजा को ज़रूरत होता था युद्ध में, तो ये उनको राजा की तरफ से युद्ध भी करते थे। लेकिन बहुत बार ऐसे होता था दोस्तों कि राजा का पावर जहाँ पे शासन करता था, वहाँ पे धीरे-धीरे कम होने लगता था। तो समानता क्या करते थे, कई बार ऐसे करते थे कि जब वो ये सोचते थे कि अगर हम राजा को युद्ध जितवा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं शासन कर सकते हैं। तो ये उनके दिमाग में चलने लगता था और इस हिसाब से वो क्या करते थे, राजा को ही पावरलेस करके और खुद अपने आप को शासन को कंट्रोल करके और चलाने लगते थे। राष्ट्रकूटा इंडिकेन इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटका। तो जो राष्ट्रकूटा था, वो शुरू में क्या था, जो चालुक्य कर्नाटका का, वो उसका सूबेदार सबऑर्डिनेट हुआ करता था। In the mid-8th century, Dandi Durga Rashtrakuta chief overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagrava, literally the golden womb. जो 8th सेंचुरी में क्या होता था दोस्तों, ये एक डांडी दुर्गा राष्ट्रकूटा एक ये कस्टम जो था, इनका जो रिचुअल था, पूजा पाठ जो ब्राह्मण द्वारा कराते थे और ये हिरण्यग्रावा जिसको बोला जाता है, ये क्या करते थे, एक पूजा पाठ के थ्रू ये अपने जाति को उच्च जाति में कन्वर्ट कर लेते थे और अपने आप को उच्च जाति में शामिल कर लेते थे। जबकि ये बाय बर्थ ये बड़े जात नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये कस्टम रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद ये अपने आप को बड़े उच्च जाति में शामिल कर लेते थे। When this ritual was performed with the help of the Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya. Even he was not born by birth. जैसे दोस्तों मैंने बताया कि ये ऐसा पूजा पाठ था जिसमें ये ब्राह्मण के जो ब्राह्मण थे उनके पुजारियों से होता था ये पूजा पाठ और ये अपने आप को पूजा पाठ के बाद ये अपने आप को समझ लेते थे कि हम क्षत्रिय क्षत्रिय जाति से पैदा हुए हैं, जबकि वो बाय बर्थ नहीं थे, लेकिन अपने आप को समझने लगते थे। अब दोस्तों मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि कौन से शासक कहाँ पे राज किया करते थे। तो साउथ इंडिया के बारे में दोस्तों देखते हैं। तो ये साउथ इंडिया का जो पार्ट है दोस्तों, इस पे जो चोला, चेरा, पांड्या इनका शासन हुआ करता था और जो पालस था, जो बंगाल साइड वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, वो वहाँ पे पाला डायनेस्टी अपना शासन किया करते थे और जो जो चौहान थे, जो पृथ्वीराज चौहान थे, वो कन्नौज उत्तर प्रदेश जो एरिया था, ये सब में उनका और गुर्जारा प्रतिहारा जो गुजरात और राजस्थान के जो शासक थे, वो भी यहाँ पे शासन अपना किया करते थे। जो राष्ट्रकूटा वो इस जगह पे अपना शासन किया करते थे दोस्तों। तो इससे इस जगह पे आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि दोस्तों कई कबार मैप के थ्रू भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं।
कि कौन से शासक कहाँ पे शासन किया था। चलिए दोस्तों अब नीचे देखते हैं क्या दे रखा नीचे। न्यू किंग्स adopted high sounding titles such as महाराज धीराज, ग्रेट किंग, लॉर्ड ओवर द किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। तो जो नए राजा थे वो अपने आप को हाई टाइटल यूज करते थे, हाई टाइटल के नाम से, जैसे महाराज धीराजा, किंग्स ऑफ द लॉर्ड, त्रिभुवन, जो तीनों लोग का अपने आप को राजा मानते थे, वो ये सब टाइटल इस्तेमाल करते थे दोस्तों। इन ईच ऑफ द स्टेट रिसोर्सेज वे ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर दैट इज पेजेंट। तो हर एक स्टेट में ये जो उत्पादक थे, जो किसान थे, जो फार्मर थे, जो भेड़ बकरी पालते थे, उनसे ये जो वो उत्पादन करते थे उनसे ये टैक्स के रूप में उनसे वसूली किया करते थे। Who were often persuaded and compelled to surrender part of what they have produced। उनको बाध्य बनाया जाता था कि जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो राजा को पहुंचाए। रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और जो व्यापारी हुआ करते थे उनसे भी रेवेन्यू वसूली किया जाता था। 400 टैक्सेस। तो चलिए दोस्तों 400 टैक्सेस के बारे में जानते हैं। The inscription of the Chola who ruled in Tamil Nadu referred to more than 400 terms of different kinds of tax। तो जो तमिलनाडु के जो शासक थे, जो चोला डायनेस्टी का जो शासक था, वो उनके अभिलेख में क्या लिखा गया, क्या मिला है दोस्तों, वो 400 किस्म के टैक्सेस लगाए थे। उनमें से सबसे ज्यादा फेमस कौन सा था? वेटी का था। ये दोस्तों कैश में नहीं लिया जाता था, ये लेबर के रूप में वसूली किया जाता और उनसे काम करवाया जाता था। जैसे द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेटी, और इसको वेटी के नाम से जाना जाता है। टेकन नॉट इन कैश, कैश में नहीं, बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, लेबर के रूप में लिया जाता था। एंड कदीमाई और लैंड रेवेन्यू, और जमीनों से भी रेवेन्यू लिया जाता था। These resources were used to finance the kings established as well as the construction of the temple and forts. They were also used to fight wars। और ये सब जो रिसोर्सेज जो इकट्ठे करते थे, इनका आखिरकार ये करते क्या थे? तो ये इनको किन चीजों में खर्च करते थे? वो अपने आप में खर्च करते थे, जैसे अपने आप को पावरफुल एस्टैब्लिश करने में, बड़े-बड़े मंदिर बनवाते थे, बड़े-बड़े किले बनवाते थे, और युद्ध में इन सब संपदाओं का इस्तेमाल करते थे, इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। One प्रशस्ति written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh describe the exploitation of Nagabhatta of Pratihara, a king as follows। तो एक जो अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा गया है, ये कहाँ पे मिला है दोस्तों? ग्वालियर के मध्य प्रदेश। और इसमें क्या वर्णन किया गया है? जो नागाभट्ट थे उनके शोषण और प्रतिहारा राजा के बारे में वर्णन किया गया है। द किंग ऑफ द आंध्र, सिंधावा, विदर्भा, a part of Maharashtra, and Kalinga, part of Orissa, fell before him, even he was a prince। तो जो आंध्र के जो राजा हुआ करते थे, और जो पार्ट उस टाइम महाराष्ट्र का पार्ट हुआ करता था, उड़ीसा का पार्ट हुआ करता था, ये वहां के राजकुमार हुआ करते थे। Kings often rewarded Brahmins by grants of land। These were recorded on copper plate, which were given to those who received the land। तो जैसे दोस्तों उस टाइम जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो क्या करते थे? वो प्रशस्ति लिखते थे, और किनके बारे में? जो बड़े-बड़े राजा थे उनके बारे में लिखते थे। तो जब राजा खुश होते थे तो इनको जमीन दिया करते थे, और उनके लिए एक इनका वो तामपत्र का जो बना होता था उसको देते थे, ब्राह्मण को खुश होके उनको देते थे, उनको भेंट के रूप में देते थे। The 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of the king who ruled over Kashmir। तो 12वीं शताब्दी में एक बहुत ही बड़ा जो संस्कृत का कविता है, उसमें क्या वर्णन किया गया है दोस्तों? कश्मीर के बारे में, जो कश्मीर पे शासन किया, और ये किनके द्वारा लिखा गया? कल्हाना द्वारा ये कविता लिखा गया। Warfare for wealth। One particularly prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley।
For century, ruler belonging to the Gurja Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasty fought for control over the Kannauj. तो उस समय दोस्तों जो कन्नौज था वो प्राइज एरिया था, वो फेमस एरिया था और गंगा वैली के पास में था और इसके लिए 3-3 शासकों ने युद्ध करना शुरू कर दिया इस जगह को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। तो कौन-कौन थे दोस्तों? जैसे गुजरात और राजस्थान के गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी, ये तीनों युद्ध किया करते थे उस जगह पे अपना कंट्रोल करने के लिए। Because there were 3 parties in this long drawn conflict. ये इनका युद्ध था, इसमें कौन-कौन शामिल थे? ये तीनों पार्टी थे। तो इतिहासकारों ने इसको क्या वर्णन किया? त्रिपाठी स्ट्रगल। ये तीनों पार्टी का स्ट्रगल इनको इतिहासकारों ने इसका नाम रखा। और ये दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, जो ताम्रपत्र था जिसमें राजा ब्राह्मण को जमीन जब भेंट में देते थे तो वो ऐसे बना के देते थे। इसमें इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था और उस ब्राह्मण को दिया जाता था। तो ऐसे हुआ करता है दोस्तों, जो कॉपर प्लेट से बनता था, तांबे का होता था और उस पे लिखा हुआ होता था। तो ये राजा ब्राह्मण को उस समय दिया करते थे। इसको ताम्रपत्र बोलते हैं या कॉपर प्लेट। चलिए दोस्तों नीचे देखते हैं, नीचे पढ़ते हैं, नीचे क्या है। One of the best known of such ruler is Sultan Mahmud of Ghazni, अफगानिस्तान। तो उस जमाने में दोस्तों जो एक शासक था सुल्तान महमूद, वो बहुत फेमस हुआ करता था और वो शासन किया था 997 से 1030 तक और वो अपना पावर सारे सेंट्रल एशिया तक पहुंचाया था। ईरान से लेके जो उत्तर नॉर्थ वेस्ट में वहां तक अपना पावर फैला रखा था और ये अपने आप को बड़ा योद्धा समझता था, जो सुल्तान महमूद गजनी था। He raided the subcontinent almost every year. His target were wealthy temples including that of Somnath, Gujarat. Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. तो ये हर एक साल ये आक्रमण करता था दोस्तों और इसका मेन टारगेट क्या होता था दोस्तों? जो जिसमें ज्यादा धन संपत्ति भरा हुआ था उस मंदिर को ये ज्यादा टारगेट करता था। जैसे कि एक सोमनाथ जो गुजरात में मंदिर है, उसमें सोना चांदी के मूर्तियों थे, मतलब ज्यादा धन संपदा उसमें था। तो इसको इसने लूटा और ये जो संपत्ति था ये सब लेके ये कहाँ जाता था? ये जाके गजनी में एक बहुत बड़ा शहर और सुंदर शहर बसाया। अल-बरूनी to write an account of the subcontinent, this Arabic work known as the किताबुल। जो अल-बरूनी था दोस्तों ये कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान के और ये एक कवि थे, ये लेखक थे। इन्होंने अरबी में एक किताबुल हिंद के नाम से इन्होंने बुक लिखा है दोस्तों। Other kings who engaged in warfare included the Chahumanas, later known as the Chauhan, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. तो जो दूसरे जो युद्ध में शामिल थे वो कौन थे? जो चौहान थे। इन्होंने कहां से कहां शासन किया दोस्तों? तो ये दिल्ली से लेकर अजमेर तक इनका शासन हुआ करता था। They attempt to expand their control to the west and east, where they were opposed by the Chalukya of Gujarat and the Gadwala of western उत्तर प्रदेश। तो ये अपना शासन और फैलाना चाहते थे और अपना कंट्रोल और फैलाना चाहते थे वेस्ट से लेके ईस्ट तक, मतलब पूरब से लेके पश्चिम तक। लेकिन वहां पे चालुक्य ने इनको अपोज्ड किया, और जो गढ़वाला था जो उत्तर प्रदेश के, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया दोस्तों। तो इनका शासन मोस्टली यहीं पे रह गया दोस्तों, दिल्ली से लेके अजमेर के बीच। द बेस्ट नोन चहामानस रूलर वाज पृथ्वीराज। जो बड़े जो शासक थे वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे और इनका शासन काल कब से? 1168 से लेके 1192 तक। इन्होंने अफगान के जो शासक था जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद गौरी था, उनको शिकस्त में किया था, उनको हराया था। कितने में? 1191 में। लेकिन अगले साल ही
उसने भी इनको हराया 1192 में। फ्रॉम उरायूर टू तंजावुर, अ माइनर chiefly family known as a मुतायार held power in the काबरी डेल्टा। जो एक माइनर जो कबीले के जो सरदार थे, जो फैमिली के मुतायर थे, उनको काबरी डेल्टा के पास पावर में आने लगे। दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम, जो कि पल्लवा जो राजा थे उनका कांचीपुरम का उनका सबऑर्डिनेट हुआ करते थे। विजयालया, who belonged to the ancient chiefly family of the Chola from Urayur, captured the delta from the Mutayar in the middle of the 9th century। जो विजय वाला था वो चोला फैमिली से बिलोंग करता था। कहाँ का था दोस्तों? उरायूर का। और इसने डेल्टा मुतायर था मिडल, उसने इसको कब्जा किया कितने में दोस्तों? 9th सेंचुरी में। He built the town of the Tanjavur and temple for goddess निस्नुबा सुदिनी। और इसने तंजावुर में क्या बनाया? मंदिर बनाया और देवी देवताओं का पूजा पाठ वहां पे शुरू हो गया दोस्तों। द पांड्या एंड द पल्लवा टेरिटोरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। तो जो पांड्या का और पल्लवा का जो क्षेत्र था दोस्तों, वो साउथ से लेके नॉर्थ से और इस राज्य का पार्ट हुआ करता था दोस्तों। Raja one considered the most powerful Chola ruler, became king in 985 and expanded control over the most of this area। तो राजा जो थे वो बहुत ही पावरफुल राजा शासक हुआ करते थे। चोला का जो शासक हुआ करते थे बहुत पावरफुल हुआ करते थे। और ये राजा कब बने थे दोस्तों? 985 में। और इन्होंने कहां से कहां अपना एरिया को एक्सपांड किया, कहां से कहां अपना राज्य फैलाया दोस्तों? जो बहुत से एरियो में अपना ये शासन को फैलाया। अब ये दोस्तों देखते हैं मंदिर जो तंजावुर में था। तो उस जमाने का मंदिर ऐसे हुआ करता था। इनका सिखारा देखो दोस्तों, जैसे सिखारा टावर बोलते हैं ये, और ये चारों तरफ मूर्तियों से सजाया जाता था दोस्तों। और बहुत ही खूबसूरत जो हस्तकला का काम करते थे वो इस पे बनवाए जाते थे, मूर्तियों बनवाए जाते थे यहाँ पे दोस्तों ये सब। तो ऐसे उस जमाने में मंदिर बनता था दोस्तों। एस्प्लेनेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, जो बहुत ही खूबसूरत जो मंदिर थे उनमें क्या क्या का मूर्ति बनता था? तो कांसे का मूर्ति भी बनता था दोस्तों। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मार्बल्स। तो जो बड़े टेम्पल थे तंजावुर में वो गंगाई कोंडा और चोलापुरम ने बनवाया था, जो किसके द्वारा बनाया गया था? राजा के द्वारा और राजेंद्र के द्वारा। और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियों मार्बल से बनवाया गया था दोस्तों। Chola temples often become the nucleus of the settlement which grew around them. They were center of the craft production। तो जो जो मंदिर था दोस्तों, ये बहुत ही यहाँ पे लोग रहना शुरू कर दिए, कारोबार शुरू कर दिए, और ये एक ट्रेड का सेंटर भी बन गया दोस्तों। जो हस्तकला का काम जानते थे वो तरह तरह की चीजें बना के मंदिरों के आसपास में इसका व्यापार भी करने लगे। चोला ब्रोंज इमेज आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो चोला जो कांसे से जो मूर्तियां बनता था वो उस टाइम में दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन और फेमस हुआ करता था, सबसे अच्छे बनाए जाते थे चोला डायनेस्टी के टाइम में दोस्तों। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, रिच पेजेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। तो जो बड़े जो जमींदार जो किसान हुआ करते थे वो क्या करते थे और किनके वो कंट्रोल किनके अकॉर्डिंग से काम करते थे? जो चोला जो गवर्नमेंट था जो सुपरविजन करता था किसके? चोला गवर्नमेंट के, और उनके अंडर ये काम करते थे। चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक मुविंदा वेलम। तो जो चोला के जो शासक थे दोस्तों उन्होंने जो बड़े जमींदार थे उनको टाइटल दिया है, वो उसके बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ लैंड, तो कई टाइप के
ज़मीनें हुआ करती थी, वो चोला के इंस्क्रिप्शन से हम लोग जानते हैं। चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन्स सेवरल कैटेगरी ऑफ लैंड। तो जो चोला का अभिलेख था उसमें बहुत से किस्म की जो ज़मीनें थी उसको वर्णन किया गया है। वेलान बगाई लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पेजेंट प्रोप्राइटर। तो ये जो ज़मीनें था ये ब्राह्मण के नहीं, जो किसान थे उनका होता था दोस्तों। ब्रह्मदेवा, ये ब्रह्मदेवा लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। तो ये उस जो ब्राह्मण को जो ज़मीन दिया जाता था उसको ब्रह्म दिया बोला जाता था। साला भोगा लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल। तो जो ज़मीन जो स्कूल के लिए दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था दोस्तों? साला भोगा। देवानंदा लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। जो ज़मीनें जो मंदिरों के लिए दिया जाता था उसको क्या बोला था? देवा दाना। पलिछा पलिछन दम लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन। जो जैना इंस्टीट्यूशन के लिए दिया जाता था उसको पलिछंदम बोलते थे। ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया। तो जो ब्राह्मण थे वो कहाँ रहना अपना सेटलमेंट शुरू कर दिए? कावेरी वैली, कावेरी जो नदी था उसके आसपास में साउथ इंडिया के। All those who wish to become a member of the Sabha should be a owner of the land from which land revenue is collected। तो वहां पे दोस्तों एक सभा भी बनाया जाता था और इस सभा में क्या होता था? जैसे सभा में वही शामिल होता था जो जिसके पास खुद का अपना जमीन होता था और उसके नियम और कानून बताए गए हैं दोस्तों। तो देखते हैं उसके क्या-क्या जो सभा का बनने के लिए क्या-क्या उसमें रूल्स हैं वो देखते हैं दोस्तों। दे शुड हैव देयर ओन लैंड। तो जैसे उनका खुद का ज़मीन हो या उनका खुद का घर हो, दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 इयर्स ऑफ एज। इनकी उम्र अवधि कितना से कितना हो? 35 से 70 के बीच में दोस्तों। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदा और उनको वेदा का नॉलेज भी होना चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट। और वो जो ईमानदार होना चाहिए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उनमें उनको नॉलेज भी होना चाहिए दोस्तों। इफ एनीवन हैज बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 years he cannot become a member of another committee। अगर दोस्तों कोई 3 साल पहले से वो किसी सभा का मेंबर है तो वो मेंबर कमेटी का नहीं बन सकता। एनीवन हु हैज नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट एंड दोज हु हैज रिलेटिव कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। और जो किसी ने अपना अकाउंट सबमिट नहीं किया या उनके जो रिश्तेदार थे वो सबमिट नहीं किया है तो वो इलेक्शन के लिए नहीं लड़ सकते। अब दोस्तों जानते हैं चाइना पे किसका शासन हुआ करता था? तो उस टाइम में दोस्तों जो टांग डायनेस्टी था उसका शासन चाइना में हुआ करता था। इन चाइना एन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द टांग डायनेस्टी व्हिच रिमेन्ड इन अ पावर फॉर अबाउट 300 इयर्स फ्रॉम द 7th to 10th सेंचुरी। तो चाइना में जो बड़े शासक थे वो टांग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे दोस्तों और इनका पावर 300 साल पहले से था और लेके 700 साल तक रहा। इसका राजधानी जियान में होता था। शियान वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी। वो जो बहुत ही बड़ा शहर हुआ करता था उस जमाने का शहर दुनिया में। विजिटेड बाय तुर्क्स, वहाँ पे कौन-कौन? तुर्क्स जाते थे, ईरानियन जाते थे, जापानीज जाते थे एंड कोरियंस जाते थे। द टांग एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ ब्यूरोक्रेसी recruited through an examination which was open to all who wish to appear for it। और जो इनके शासन में काम करने के लिए नियम था दोस्तों, जो ब्यूरोक्रेसी में काम करते थे, जो संचालक थे ब्यूरोक्रेसी का, उसमें कैसे लोगों को चुना जाता था? एग्जामिनेशन के थ्रू, परीक्षा के थ्रू चुना जाता था और ये सबके लिए ओपन था। कोई भी एग्जाम में अपीयर हो सकता है और एग्जाम देके अगर वो क्वालिफाइड होता है तो उसको ब्यूरोक्रेसी में रिक्रूटेड किया जाता था। तो ये टांग डायनेस्टी का छोटा-सा इन्फॉर्म था दोस्तों। या डिटेल दे रखा है टांग डायनेस्टी के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों मैच द फॉलोइंग, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। जैसे गुरजारा प्रतिहारा, ये कौन थे? गुजरात और राजस्थान। राष्ट्रकूटा कौन था? वेस्टर्न डिकेन, जो पश्चिम डिकेन में बिलोंग करते थे, कर्नाटक।
पालस बंगाल, पालस का शासन कहाँ होता था? बंगाल में। चोला कहाँ पे शासन करते थे? तमिलनाडु में। तो ये दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका चैप्टर 2 फिनिश होता है और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, क्लास 7 की हिस्ट्री। तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।